हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हालचाल? आपका आरडी क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वान ठाप गुणांक। परासर के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों वान ठाप गुणांक। तो चलिए देर न कीजिए, स्टार्ट करते हैं। वान ठाप गुणांक क्या चीज है इसको समझते हैं प्यारे बच्चों। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को मैं पढ़ा दिया था परासर दाब के नियम, उस पे अब प्यारे बच्चों आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वान ठाप गुणांक। तो विलयन का अगला पॉइंट है वान ठाप गुणांक। तो समझते हैं प्यारे बच्चों वान ठाप गुणांक क्या है। तो देखिए वान ठाप गुणांक, वान ठाप गुणांक। तो प्यारे बच्चों वान ठाप गुणांक क्या चीज है इसको समझते हैं। फार्मूला को ध्यान से देखिएगा। आई बराबर वियोजन संगुणन के पश्चात वियोजन पूर्व से मात्रा, मतलब वियोजन संगुणन से पूर्व मात्रा। तो प्यारे बच्चों ये है आपका वान ठाप गुणांक का फार्मूला। तो आपसे पूछा जाए वान ठाप गुणांक क्या है, तो बोलेंगे वान ठाप गुणांक के बारे में कि वियोजन संगुणन के पश्चात मात्रा तथा वियोजन संगुणन से पूर्व मात्रा के अनुपात को वान ठाप गुणांक कहते हैं। मतलब वियोजन के बाद अवियोजन से पहले जो वैल्यू रहता है उसके अनुपात को ही हम लोग कहते हैं वान ठाप गुणांक। क्या कहते हैं बच्चों? वान ठाप गुणांक कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा वान ठाप गुणांक क्या है, तो क्या बोलेंगे? वियोजन संगुणन के पश्चात मात्रा तथा वियोजन संगुणन से पूर्व मात्रा के अनुपात को वान हाफ गुणांक कहते हैं। वान ठाप गुणांक कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए वान ठाप गुणांक क्या है, तो बोलेंगे वियोजन संगुणन के पश्चात मात्रा तथा वियोजन संगुणन से पूर्व मात्रा के अनुपात को वान ठाप गुणांक कहते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए ठीक है, अब आगे समझाते हैं आप लोगों को। वान ठाप गुणांक आप लोगों को समझ में आया तो ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। जैसे आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं समझाऊंगा आप लोगों को। प्यारे बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अगले पॉइंट पे समझते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझाइए सर। तो चलिए ठीक है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। तो चलिए आप ध्यान दीजिए। जैसे NaCl, ये है वियोजन से पूर्व। आपसे पूछा जाएगा जब NaCl का वियोजन होगा तो Na का है, एक Cl का एक है, तो Na भी एक Cl भी एक। पहले होते हैं धातु इसलिए हम माइनस लगा देंगे, दूसरा होता है अधातु प्लस लगा देंगे, धातु है तो ये है अधातु इसलिए माइनस लगा दिए। पहला परमाणु होगा तो धातु होगा उसमें प्लस, दूसरा का होगा अधातु इसलिए माइनस। तो आप देख रहे हैं इसके लिए यदि आई का मान पूछा जाएगा तो आप कितना बताएंगे? वियोजन के बाद कितने अणु हो गए? वियोजन मात्रा अणु जो भी है 2 में वियोजन से पहले एक ही NaCl केवल है। तो बच्चों इसके लिए आई का मान कितना आया? 2 आया। आपसे पूछा जाएगा AlCl3 के लिए बताइए। तो Al कितना है? 1 है। Cl कितना है? 3 है Cl। ठीक, अब चार्ज दिखना है कि इस पे कितना चार्ज होगा। तो बेटा यार जो इसका जो अंक होगा वही इस पे चार्ज होगा। इसके 3 संख्या में है, यहाँ 3 प्लस हो जाएगा। Al अब इस पे चार्ज होगा माइनस, तो इसके कितना माइनस होगा? तो इसके अपोजिट इसकी संख्या देखिए, Cl की संख्या Al की संख्या 1 तो -1। समझ में आता है बच्चों? वियोजन कैसे करना है। आई बराबर कितना हो जाएगा? वियोजन संगुणन के पश्चात कितनी मात्रा है? तो 2 अणु हैं, तो सॉरी 2 कहाँ है, 4 हो जाएंगे। 2 3 1 4 बटे में 1 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा प्यारे बच्चों। ये है वान ठाप गुणांक वैल्यू। समझ रहे हैं आप लोग कैसे निकाल रहे हैं? आगे देखिए, जैसे CCl2 CaCl2 इसका पूछ लिया जाएगा
तो बताइए इसका वियोजन करेंगे तो Ca1 है प्लस Cl कितना है, Cl2 है, Cl2। अब Ca पर कैल्शियम पर कितना चार्ज होगा तो उसका अपोजिट उसकी संख्या देखिए क्लोरीन की संख्या 2 है तो इस पे 2 प्लस हो जाएगा। पहला जो धातु जो होगा उस पे प्लस रखना है, दूसरा का जो परमाणु उसमें माइनस रखना है। तो इसमें माइनस रखना है तो आप देखेंगे Cl पे कितना माइनस रखना है तो इसकी Ca की संख्या देखिए 1 है, इस पे 1 माइनस हो जाएगा। आपसे बोला जाएगा यहाँ पर बताइए 1/2 गुणांक कितना होगा तो आई ध्यान दीजिए बच्चों, इसका देखिए 1/2 गुणांक कितना आएगा, आई बराबर वियोजन के पश्चात कितने अणु हैं, 2 और 1 3, तो हो जाएगा 3 के बटा में यहाँ कितने अणु हैं, 1, तो हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। ये है 1/2 गुणांक वियोजन का। जैसे संगुणन का निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे संगुणन का, तो चलिए देखिए संगुणन का निकाल देते हैं। संगुणन का देख लीजिए CH3COOH, इसका पूछा जाएगा तो CH3COOH। आप देख रहे होंगे यहाँ पर वियोजन से पूर्व आई बराबर निकालना होगा तो पहले वियोजन के पश्चात कितने अणु हैं, 1। देखिए यहाँ पर यहाँ आगे देखना है संख्या के रूप में, यदि आपको अणुओं की संख्या देखना है तो इसके आगे देखिए कितने अणु हैं, 1, तो ये हो जाएगा 1 वियोजन के पश्चात या संगुणन के। और वियोजन से पूर्व या पश्चात कितना है आपका, वियोजन से पूर्व या संगुणन से पूर्व है 2, तो आ जाएगा 0.5 भाग देंगे। तो इसका मतलब प्यारे जो आप देख रहे होंगे 1/2 गुणांक का मान यदि वियोजन के पश्चात, वियोजन से पूर्व या संगुणन और वियोजन के लिए 2 कंडीशन, यदि संगुणन के लिए देखेंगे तो आपका वैल्यू 1 से कम आ रहा है, वियोजन के लिए देखेंगे तो 1 से अधिक आ रहा है सभी में। ये है आपका 1/2 गुणांक कैसे आपको निकालना है, एक सरल तरीका। तो आप लोग पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आप लोगों को आगे बताते हैं। विशेष पॉइंट का याद रखना है, इसको देख लीजिए आप लोग। पहला क्या याद रखना है कि ग्लूकोज चीनी और यूरिया, ठीक है, इन सभी के लिए 1/2 गुणांक का मान 1 होता है। मतलब जो वियोजित नहीं होते हैं या संगुणित नहीं होते हैं उनके लिए 1/2 गुणांक का मान 1 होता है। यूरिया चीनी तथा ग्लूकोज चीनी तथा यूरिया के लिए आई बराबर 1 होता है। मतलब इनका कहना यह है जो वियोजित या संगुणित जो वियोजित या संगुणित नहीं होते हैं उनके लिए आई बराबर 1 होता है। क्या होता है, आई बराबर 1 होता है। मतलब जो वियोजित या संगुणित नहीं होंगे उनके लिए आई बराबर कितना होगा, 1 होगा। जैसे और तीसरे के पॉइंट में याद रखिएगा कि वियोजन के लिए आई इज ग्रेटर देन 1 होता है। मतलब वियोजन के लिए आई का मान 1 से अधिक होता है। आप देख ही रहे हैं, इसके पहले भी देख रहे थे आई का मान 1 से अधिक आ रहा था वियोजन के लिए। संगुणन के लिए आई इज लेस देन 1 होता है। मतलब आई का मान 1 से कम होता है संगुणन के लिए, ठीक है।
तो आप लोग क्या काम करेंगे, इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए अब आगे। कुछ जो 100% वियोजित होते हैं, जो 100% वियोजित होते हैं उनके लिए बात करेंगे। 100% वियोजन या संगुणन के लिए, मतलब जो पूर्ण रूप से वियोजन या संगुणन जिसका हो रहा है, जिसका पूर्ण रूप से वियोजन या संगुणन होता है, उसके लिए बात करेंगे। चलिए देखिए, जैसे NaCl, ये पूर्ण रूप से वियोजन या संगुणन होगा 100% होगा तब KCl और CaCl2, AlCl3 और क्या था, जैसे K3FeCN का होल 6, इसके लिए एक होगा I का मान, इसके लिए सॉरी 2 होगा I का मान, वियोजन है ना, 2 इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। चलिए वियोजन के यहाँ कर देते हैं, उसके बाद आपको ध्यान देना है। इसके लिए बात करेंगे तो Na प्लस Cl माइनस में टूटता है, इसके लिए K प्लस Cl माइनस में टूटता है, Ca2 प्लस Cl2 माइनस में टूटता है, Al Cl3 प्लस 3Cl माइनस में टूटता है। एक 3 ठो K है, देखिए इसमें देखिए कितने K हैं, 3 K हैं, 3 K हैं। और ये बड़ा कोष्टक के अंदर का उपसर्जक यौगिक है, बड़ा कोष्टक, इसके अंदर का कोई बार नहीं टूटता है, ये इसके अंदर के ऐसे ही रहते हैं। अब बताइए इस बड़े कोष्टक पे चार्ज कितना होगा, जितना इसकी संख्या है, K की संख्या 3 है तो इस पे 3 माइनस होगा, क्योंकि माइनस होगा और ये प्लस होगा। इसकी संख्या 1 है तो इस पे 1 प्लस हो जाएगा। आप देख रहे होंगे यदि आप 1/2 गुणांक का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इसके लिए 2 आएगा, देख लीजिए। वियोजन के पश्चात 2, वियोजन के पश्चात 3, वियोजन के पश्चात 4, वियोजन के पश्चात 3 1 4, देखिए 1 अणु यहाँ पर, 3 अणु यहाँ पर। समझ रहे हैं प्यारे बच्चों, ये है आपका वियोजन या मतलब वियोजन के पश्चात कैसे मात्रा आपको निकालना है, ये चीज मैं आप लोगों को समझा दिया। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो इसके पहले हम लोग फार्मूला पढ़े थे, वो सब फार्मूला में यदि मान लीजिए वो सब फार्मूला केवल किसके लिए लागू है, अवाष्पशील ठोस विलेय के लिए, अवाष्पशील ठोस विलेय पदार्थ के लिए लागू होता है प्यारे बच्चों। और विद्युत अनपघट्ट के लिए, अवाष्पशील विद्युत अनपघट्ट के लिए वो लागू होता है। लेकिन अब मान लीजिए कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ मिला दिए, तब आप कैसे उस फार्मूले का यूज करेंगे, तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि विद्युत अनपघट्य आप यूज करेंगे तो उसमें 1 अणु है तो 1 ही अणु रहेंगे, 2 अणु है तो 2 ही अणु रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन विद्युत अपघट्य में क्या होगा, 1 अणु डाल रहे हैं तो 2 अणु बन रहे हैं, 3 अणु 4 अणु, तब तो यहाँ समस्या हो गई, इस फार्मूला को लगा नहीं सकते। केवल विद्युत अनपघट्य के लिए फार्मूला लगता है, लेकिन विद्युत अपघट्य के लिए यदि आप उस फार्मूले का यूज करना चाहेंगे तो उस फार्मूले का कैसे यूज करेंगे, यदि विद्युत अनपघट्य के लिए फार्मूला यूज करना चाहते हैं तो उस फार्मूले का यूज कैसे करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, आप लोग पहला फार्मूला क्या पढ़े थे बताइए, P0 माइनस PS बटे में P0। तो आप क्या काम करेंगे कि जो इसका मोल प्रभास था, मोल क्या था फार्मूला करके, ऐसे था x2, तो आप क्या काम करेंगे, इसके x2 में I से गुणा कर देंगे, ठीक है, किससे गुणा कर देंगे, I से, क्योंकि अणुओं की संख्या में बदलाव हो रहा है तो अणुओं की संख्या इधर ही तो पाया जाएगा। और क्या था, और आप फार्मूला एक चीज पढ़े थे, डेल्टा TF बराबर IKFM, ऐसे इसके पहले आप लोग पढ़े थे KFM पढ़े थे, डेल्टा TB बराबर IKBM, और पराशर दाब क्या क्या पढ़े थे, P बराबर IRCT। ये फार्मूले का यूज हम तब करेंगे जब पदार्थ विलयन में, मतलब जो विलयन हो उसमें विलेय कौन सा हो, विद्युत अपघट्य विलयन हो, क्या हो विलेय, विद्युत अपघट्य हो प्यारे बच्चों, तब इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे।
समझ में आया आप लोगों को कब फार्मूला कौन सा यूज करना है। यदि विद्युत अनवघट मिला रहेगा तो आई लिखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन विद्युत अपघट है तो वहां आई की जरूरत होगी। यदि NaCl है तो वहां आई का मान 2 आ जाएगा, KCl है तो 2 आएगा। इस तरह से आई का वैल्यू भाई, इसके पहले विद्युत अनवघट का यूज करेंगे तो एक ही अणु के लिए लागू होता है, लेकिन बहुत ढेर सारे अणु हो जाएंगे तो इस फार्मूले के लिए यूज करेंगे। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। फार्मूला क्यों ऐसा चेंज हुआ मैं आप लोगों को समझा दिया। समझ में आ गया कि आप लोग ध्यान से देखें कि क्या था P, उसको आप देखें डेल्टा P प्रोपोर्शनल, आप इस फार्मूले को ऐसे भी करके लिख सकते हैं। देखिए P नॉट माइनस PS बटे में P नॉट बराबर क्या लिखेंगे I इंटू x2 लिखे थे ना, हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा P, मतलब वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन डेल्टा P प्रोपोर्शनल x2, या अब यहाँ पर I करके लिख सकते हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए सभी में मोल प्रभाव सेम है तो मोल प्रभाव यदि सभी का सेम है तो जो पराशर दाब में अवनमन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके I पे डिपेंड करेगा। I का मान जिसका ज्यादा उसके वाष्प दाब में अवनमन उतना ही अधिक। ठीक है, जिसका I का मान ज्यादा उसके वाष्प दाब में अवनमन उतना ही अधिक होगा। वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, उसके वाष्प दाब में उतना ही अधिक अवनमन होगा। जैसे डेल्टा TF बराबर IKF, मान लीजिए KFM, यदि डेल्टा P डेल्टा F प्रोपोर्शनल, हम इसको I भी करके लिख सकते हैं। मतलब मान लीजिए उस प्रश्न में सभी की सांद्रताएं सेम दी हो, अब आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए किसका हिमांक में अवनमन ज्यादा है, इसके हिमांक में अवनमन ज्यादा है, जिसके I का मान क्या होगा ज्यादा होगा उसके हिमांक में अवनमन ज्यादा होगा। लेकिन ये तब देखेंगे जब सभी जितने भी उसमें पदार्थ हैं, उस प्रश्न में जितने भी पदार्थ हैं उसमें सभी का सांद्रता क्या हो सेम हो, मोलरता सेम, मोललता सेम हो। मोललता जब सेम हो जाएगा सभी के लिए तो 1/2 मतलब जो हिमांक में अवनमन होगा वो 1/2 पे डिपेंड करेगा। 1/2 का मान ज्यादा होगा तो हिमांक के अवनमन में भी क्या होगा उतना ज्यादा हिमांक उसका ज्यादा होगा, उतने ज्यादा हिमांक होगा उसका, मतलब उसके हिमांक में उतने ज्यादा कमी होगी। जैसे देखिए डेल्टा TB बराबर KBM, ये तब फार्मूला लगाएंगे जब मोलरता मोललता सब दिया रहे। मान लीजिए मोललता 3-4 ठो प्रश्न है, विलयन है उसमें, और सभी विलयन में मोललता सभी का सेम है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा इस विलयन का क्वथनांक अधिक होगा, तो उस विलयन का क्वथनांक अधिक होगा प्रोपोर्शनल I, जिसका 1/2 गुणांक का मान ज्यादा होगा, जिसका I ज्यादा उसका डेल्टा T भी ज्यादा हो जाएगा। और क्या एक फॉर्मूला पढ़े हैं अभी हम IKBM, और एक फॉर्मूला क्या पढ़े हैं P बराबर IRCT। मान लीजिए सांद्रता सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो पूछा जाएगा पराशर दाब, कई तो मतलब 3-4 ठो विलयन दे दिया, उसमें पूछा जाएगा किस विलयन का पराशर दाब ज्यादा है। तो यदि मान लीजिए सभी विलयन की सांद्रताएं टेम्परेचर सेम दिया हो और पूछ ले किस विलयन का पराशर दाब ज्यादा है, जिसका 1/2 ज्यादा होगा उसका पराशर भी क्या होगा करे ज्यादा होगा। तो देखिए इसका 1/2 प्रोपोर्शनल क्या लिख देंगे I, जिसका 1/2 ज्यादा उसका पराशर दाब भी क्या हो जाएगा ज्यादा। इस बात को आप यूज करेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब लगाना है जब 3-4 विलयन दिए रहे, उन 3-4 विलयन में वैल्यू मोललता का सेम दिया रहे। यहाँ देखिए मोललता, मोल प्रभाव, मोलरता मतलब सांद्रता, ये सब वैल्यू सेम दिया रहेगा, तब ये फार्मूले का यूज हम कर सकते हैं। 1/2 गुणांक पे डिपेंड करेगा। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे आप लोगों को समझाते हैं प्यारे बच्चों। चल देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, ये तब फार्मूला लगाना है जब सभी की सांद्रताएं 2-3 विलयन हो, सभी की सांद्रताएं सेम दी हो और उनका हिमांक में अनुमान, पराशर दाब में अनुमान, और उसके बाद पराशर दाब में मतलब वाष्प दाब में अनुमान, पराशर दाब, हिमांक में अनुमान, क्वथनांक उन्नयन, इन सभी का पता लगाना होगा तो 1/2 गुणांक का प्रयोग करेंगे। ये तब है जब 100% वियोजन हो रहा है तब। यदि मान लीजिए 100% वियोजन नहीं हो रहा है तो आप इसको कैसे हल करेंगे। यदि वियोजन या संगुणन 100% नहीं होता है तो वियोजन
या संगुणन 100% नहीं होता है तो 100% संगुणन या वियोजन नहीं होता है तो चलिए देखिए बच्चों क्या काम करेंगे तब। जैसे ए अणु है, ए वियोजित हो रहा है, वियोजित होकर एन अणु बनाएगा, एन ए। भाई आपको पता है कि वियोजन है तो उसको जल में डालेंगे तो 2-3 अणु वहां तो कंफर्म है बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर एन अणु है, एन अणु को मतलब कितने अणु बनेंगे पता नहीं, एन अणु मान ले रहे हैं। अब बताइए जब टाइमिंग आपको मैं 0 दे दिया तो जो उसमें अणु डाले होंगे तुरंत आयनित तो हुए नहीं होंगे। जो टाइम मान लीजिए टाइमिंग 0 पर इसकी मात्रा 1 है तो 1 उसमें डालेंगे तो जो 1 मात्रा 1 kg चाहे जितना हो उसमें 1 उसमें डालेंगे तो t बराबर 0 पर जैसे आप चीनी के कण को पानी में डालते हैं तो तुरंत चीनी का कण घुल नहीं जाता, तुरंत चीनी का कण घुल नहीं जाता। क्यों? क्योंकि टाइमिंग जब 0 होता है तो धीरे धीरे घुलता है, तो धीरे धीरे वियोजित होगा, धीरे धीरे अलग अलग होंगे, वो धीरे धीरे टूटेंगे। तो टाइमिंग जब 0 है तो ये प्रोडक्ट बनाया ही नहीं होगा, कुछ टूटा ही नहीं होगा, तो प्रोडक्ट 0 है। अब कोई टाइम जैसे मैं बोल दूं 10 मिनट बाद बात कीजिए तो 10 मिनट में तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हो ही गया होगा, उत्पाद है कंफर्म बन गया होगा, क्योंकि 10 मिनट में काफी ज्यादा समय हो गया, उसमें अणु रिएक्शन किए होंगे, प्रोडक्ट बना दिए होंगे। 10 मिनट बाद देखेंगे तो ये अणु टूट जा रहा है, एक अणु टूटता है, इसमें से अल्फा निकल जाता है, ये कितना बना रहा है एन अल्फा, इसमें से अल्फा निकलना है तो एन अणु है तो एन अल्फा बनाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा वान ठाप गुणांक क्या है तो बोलेंगे वियोजन से पूर्व, वियोजन से देखो अभी वियोजन हुआ है यहाँ पर 0 है, वियोजन से पूर्व तो ये है आपका, वियोजन के पश्चात ये है, तो वियोजन के पश्चात लिखना है तो लिखेंगे एन अल्फा, वियोजन के पश्चात लिखेंगे एन अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा, यही ना। अब क्या काम करेंगे, बटे में वियोजन से पूर्व, वियोजन से पूर्व 0 + 1 1 आएगा, आई बराबर, अब हम क्या काम करेंगे एन अल्फा माइनस अल्फा प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। अब बताइए आई बराबर क्या लिखेंगे, लिखेंगे एन माइनस 1 इंटू अल्फा प्लस 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो हम इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। अल्फा ये है वियोजन की मात्रा, अल्फा क्या होता है वियोजन की मात्रा, अल्फा है वियोजन की मात्रा, जहां अल्फा वियोजन की मात्रा और कितना मतलब वियोजन की मात्रा कितना परसेंट हो रहा, 100%, 10%, 50%, 70%, और यह है वियोजित अणुओं की संख्या, वियोजित अणुओं की संख्या, वियोजित अणुओं की संख्या। ठीक है बच्चों, ये तब फार्मूला लगाना है जब वियोजन 100% नहीं होगा, तब के लिए आपसे वियोजन में आई वांट हाफ गुणांक पूछ लिया जाएगा, तो जब 100% वियोजन नहीं होगा तब। अब देखिए संगुणन 100% नहीं होगा तो कैसे हल करेंगे, संगुणन 100% नहीं होगा तो जैसे ए अणु है इनका संगुणन हो जाएगा तो कितने अणु बना लेंगे, एक, भाई एन अणु थे संगुणित हो गया, पहले ए अणु थे, एक अणु था संगुणित हो गया, देखे एन मतलब एन अणु मतलब उसका कम ही अणु बना लिएंगे, संगुणित हो जा रहे हैं, देखिए संगुणित हो गए आपस में जुड़ गए। तो टाइमिंग जब 0 होगा तो 1 एक अणु है इसके, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई अणु टूटेगा ही नहीं। अब टाइमिंग जब कुछ दे दिया जाए तो इसके अणु टूट जाएंगे, अब कितने अणु टूटेंगे बताइए, कितने अणु इसके टूटेंगे, इसके मान लीजिए अल्फा इसमें से निकले हैं तो यहाँ पर बनाएंगे कितने अल्फा बाई एन, क्योंकि एन अणु है आधा उसका होगा, आधा मतलब भाई उससे कम ही होगा, संगुणित हो रहे हैं आपस में टूटेंगे नहीं, जुड़ जाएंगे, इसमें से एन अणु निकलेंगे तभी तो आपस में जुड़ के अणु बनाएंगे। अब बताइए आई बराबर संगुणन से पूर्व और संगुणन के पश्चात, तो संगुणन के पश्चात देखिए कितने हैं, यही है आपके संगुणन के पश्चात कितने हो जाएंगे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन बटे में संगुणन से पहले 1, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, यहां से कॉमन क्या है आपका, कॉमन हो जाएगा जैसे देखिए, चलिए देखिए 1 प्लस एन अल्फा बाई एन माइनस अल्फा ऐसे करके लिख सकते हैं बटे में 1। तो बताइए बच्चों आई बराबर देखे इस माइनस को बाद में कर दिए, प्लस को पहले कर दिए, कॉमन क्या है लिखेंगे 1 प्लस यहां से कॉमन ले लेंगे तो 1 अपान एन माइनस 1 इंटू अल्फा, ये है अल्फा क्या
संगुणन की मात्रा, संगुणन की मात्रा। और n क्या है? n है आपका संगुणित अणुओं की संख्या, संगुणित अणुओं की संख्या। ये है प्यारे बच्चों जब आप फॉर्मूला लगाएंगे, जब 100% वियोजन नहीं दिया रहेगा तब के लिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे आपसे एक प्रश्न दे दिया जाए, कहेगा जैसे कभी प्रश्न पूछ ले, जली विलयन जली विलयन में से किसका क्वथनांक में उन्नयन अधिक होगा, अधिक होगा। जैसे 0.001 NaCl या 0.001 KCl या 0.001 ग्लूकोज या 0.001 MgCl2। तो बताइए इसमें से किसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा, क्वथनांक में उन्नयन। तो आप लोग देख रहे हैं सांद्रताएं सबकी, मतलब मोल प्रभाव, मोललता सबका सेम है, सांद्रता सेम है। जब सांद्रताएं सेम आ जाती हैं तो पराशर दाब पराशर दाब या क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में उन्नयन कुछ भी पूछेगा तो हम उसको कैसे हल करेंगे, उसके 1/2 गुणांक से। तो इसके लिए 1/2 गुणांक का मान आएगा 2, इसके लिए भी 1/2 गुणांक का मान आएगा 2, ग्लूकोज के लिए 1/2 गुणांक का मान 1 और इसके लिए 1/2 गुणांक का मान 3 आएगा। निकाल के देख लीजिए, वियोजन कर लीजिए Mg+2Cl -+2। इसका करेंगे तो देख लीजिए, ये तो ग्लूकोज है, इसका वियोजन होगा Na+Cl- Na+Cl-। देखिए वियोजन के बाद इसमें 3 अणु हैं, तो यदि सांद्रताएं सेम हो जाती हैं तो किसका क्वथनांक उन्नयन ज्यादा होगा, किसका हिमांक में अवनमन ज्यादा होगा, किसके पराशर दाब में अवनमन ज्यादा होगा, किसके वाष्प दाब में अवनमन ज्यादा होगा, किसका पराशर दाब ज्यादा होगा, किसके हिमांक में अवनमन ज्यादा होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन पूछ रहा था किसका ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा क्वथनांक इसी का होगा। कैसे जाने, जब सांद्रताएं सेम हो जाती हैं तो वो डिपेंड करता है 1/2 गुणांक पे। तो आप देख रहे हैं इसके लिए 1/2 गुणांक का मान ज्यादा है। तो आप लोग क्या काम करेंगे, आप लोग इस टाइप के प्रश्न को आप लोग ऐसे ही हल करेंगे। आप देखेंगे जब सांद्रताएं सेम है तो केवल आप लोगों को 1/2 गुणांक देखना है, जिसका ज्यादा होगा उसका हिमांक में अवनमन ज्यादा हो जाएगा, पराशर दाब ज्यादा होगा, उसका क्वथनांक में उन्नयन ज्यादा होगा, उसका वाष्प दाब में अवनमन ज्यादा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग इसको हल करते रहें। आप लोग के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। मैं आप लोगों को लाइव आ रहा हूँ संडे को शाम 4 बजे, आप लोग जुड़ना ना भूलें। तो मैं 1 शॉट आप लोगों को रिवीजन कराऊंगा सर जी यौगिक। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। ओके बाय।